नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 5 दिन का दिल्ली दौरा हमेशा की तरह एक बार फिर चर्चा में आ गया है, सुर्खियों में छा गया है। ममता बनर्जी को सुर्खियों में कैसे रहना उन्हें बाकायदे मालूम है, चाहे वो स्टेज पर नमाज पढ़ के, स्टेज पर एक विशेष धर्म के आयतें पढ़ करके या श्लोक पढ़ करके चर्चा में आए, चाहे खेला होवे बोल करके चर्चा में आए, लेकिन चर्चा में आती ही रहती हैं, किसी न किसी रूप में हमेशा चर्चा में रही हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत ही एक हुड़दंग राजनीति से हुई है। यूथ कांग्रेस की वो नेता थी। उस समय बंगाल में जब वो राजनीति शुरू की यूथ कांग्रेस नेता के रूप में, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार के सामने कूद करके, बोनट पे चढ़ करके जिस तरह से उधम मचाया, ये उसी समय यूथ कांग्रेस को लग गया कि ये भविष्य की नेता उनकी है। लेकिन बहुत दिन तक वो कांग्रेस के साथ रह करके नहीं टिक पाई, कांग्रेस से अलग हुई, एनडीए में आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनी, केंद्र में रेल मंत्री बनी, अच्छा काम की, नो डाउट। लेकिन हाँ, उन्हें कैसे चर्चा में रहना है ये उन्हें बाकायदे मालूम है। ये पुरानी बात हो गई। अब चर्चा है, जो अब चर्चा में है वो बंगाल में तीसरी बार चुन के आई हैं। एक तो उस कारण चर्चा में है, तीसरी बार चुन के आने के बाद पहली बार दिल्ली आई हैं, इस कारण से भी चर्चा में है। 5 दिन की उनकी यात्रा है, इस कारण से भी चर्चा में है। इतना ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों से मिलकर मोदी विरोधी लॉबी तैयार करने वाली हैं, इस कारण से भी चर्चा में है। एक बात और, वो चाहती हैं, उनका उद्देश्य है कि सारी विपक्षी पार्टियां, जैसे कि बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे पूरे देश की जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी हैं, यहाँ राष्ट्रीय पार्टी हैं, सब उनके पीछे खड़ी हो जाएं और उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लें। 2024 का चुनाव विपक्ष उनके नेतृत्व में लड़े, ऐसी उनकी मंशा है। इस तरह से भी चर्चा में है, ये बात को जाहिर करती रहती हैं। वो खुद कहें या उनके नेता कहें, उनके सांसद कहें, उनके प्रवक्ता कहें, लेकिन वो चर्चा में बनी रहती हैं। यह कला ममता बनर्जी को विधिवत मालूम है। दिल्ली पहुंची, बंगाल में तीसरी बार चुनाव जो जीत के आई हैं, दिल्ली पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा यह औपचारिक मुलाकात है, अब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, ये 2 कुर्सी की मुलाकात है, भावनात्मक मुलाकात नहीं है। जिस तरह से बंगाल में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष करती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी कहती थी, आउटसाइडर कहती थी, उनको हे दृष्टि से दिखती थी, गैर बंगला भाषी होने पर उपहास उड़ाती थी। इस तरह से उनके रिश्ते किसी से भी अच्छे नहीं हैं। देश के किसी भी अन्य नेताओं से उनके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं, ऐसा नहीं लगता। मखौल ही उड़ाती हैं, प्रत्येक राज्य का मखौल उड़ाती हैं, यह उनका इतिहास है। उनको नौटंकी करना, उनको मिमिक्री करना बहुत बढ़िया आता है। आप लोगों ने चुनाव के दौरान, बंगाल चुनाव के दौरान देखा होगा। चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत ममता बनर्जी मिली, सोमवार को दिल्ली हाजिर हो गई थी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। उनकी योजना में सोनिया गांधी से मिलना है, शरद पवार जी से मिलना है, अरविंद केजरीवाल से मिलना है, कांग्रेस के आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, सारे लोगों से वो मिलेंगी। जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता दिल्ली में रहते हैं उन सबसे मिलना है। कुछ के घर जाएंगी और कुछ अपने घर बुलाएंगी, लेकिन मिलना जुलना शुरू है। उन्होंने आज कह भी दिया है कि ये 2024 की पूर्व तैयारी है, एक दिन में चुनाव नहीं लड़ा जाता है। उनका संकेत है, उत्तर प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव है, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जगह चुनाव है, इन सब की पूर्व तैयारी करनी है, इससे तैयारी अभी से करनी चाहिए। यह 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्व तैयारी है। ममता बनर्जी ने अपने स्तर पर बिगुल बजा दिया है। बंगाल में भारी जीत हासिल करने के बाद उनका पारा, उनका जोश 7वें आसमान पर है। उनकी पार्टी एकदम उद्दंड हो गई है। वहाँ बंगाल में हत्याओं के सिलसिला अभी भी जारी है, नहीं रुक रहा है। कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, गरीबी चरम पे आ गई है। वहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर दर दर ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार, खेतों में काम कर रहे हैं, ईंटा भट्ठों पे काम कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ख्वाब पाले हैं तो दिल्ली पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात की, मौजूदा प्रधानमंत्री अर्थात नरेंद्र मोदी से। अब भावी प्रधानमंत्री के रूप में कल्पना करने वाली, विपक्ष के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के रूप में अपने मन में कल्पना सजोए ममता बनर्जी मुलाकात करती हैं। 50 मिनट तक मुलाकात होती है। इस दौरान उन्होंने 3 मांग किया। एक तो वेस्ट बंगाल का नाम बदल करके बंगाली में बोंगला, इंग्लिश में बंगाल और हिंदी में बंगला कहा जाए,
बंगाल कहा जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। एक मांग ये थी। दूसरी मांग थी कि जो वैक्सीन दी जा रही है बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, वो कम मिल रही है, ऐसा उनका आरोप है। पहले उनका आरोप हुआ करता था कि अन्य राज्यों को, भाजपा शासित राज्यों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन दी जा रही है, बंगाल पर अन्याय हो रहा है। ये बंगाल में बैठ के, कलकत्ता में बैठ के कहती थी, लेकिन आज उनका सुर बदली हो गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते समय कहा अन्य राज्यों को जो देना हो दीजिए, हमें उसका विरोध नहीं है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ख्वाब शुरू हो गया ना, हमें उनका विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारे आबादी के हिसाब से, हमारे राज्य की आबादी के हिसाब से हमको वैक्सीन मिले। दूसरी मांग है जिस पर उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी है, ये कहा है कि हम जरूर देख लेंगे। तीसरी मांग जो पेगासस का मोबाइल टेप का मामला चल रहा है, फोन टेप का मामला चल रहा है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के, सिटिंग जज से के अध्यक्षता में कमेटी बना की जाए, ये मांग उन्होंने केंद्र सरकार से की। बंगाल में जो हत्याकांड हो रहे हैं, बंगाल में भ्रष्टाचार चल रहा है, बंगाल में जो लूटकांड हुआ है, उसकी जांच हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से कराने का फैसला खुद कभी नहीं किया। अरे ह्यूमन राइट के लोग गए तो उनको मार के भगाने वाली हालत पैदा कर दी बांग्ला, यही ममता बनर्जी, इनके गुंडे। अब एक सुप्रीम कोर्ट जज से जांच कराने की मांग कर रही है। हाई कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंगाल नरसंहार की जांच चल रही है, नरसंहारों की जांच चल रही कहा जाए, असंख्य वारदातें हुई हैं, तो उसका विरोध करती हैं, कहती हूं जांच की जाए। लेकिन यहां जो काल्पनिक फोन टेपिंग है जिसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, अगर फोन टेप हुआ है तो एफआईआर कोई क्यों नहीं करता जिसका फोन टेप हुआ है? फोन टेप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई याचिका क्यों नहीं दायर करता, या संसद में चर्चा करके सरकार पर दबाव डाले कि वो आदेश जांच करने के दे। लेकिन जब स्पष्ट कर दिया है, पेगासस सॉफ्टवेयर कंपनी ने स्पष्ट किया है कोई टेप नहीं हुआ है, तो विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अलग मुद्दा है। हाँ, दिल्ली आने से पहले उन्होंने एक काम जरूर किया, अपने राज्य में, अपने राज्य के जो नेताओं के, उनके भतीजे के या उनके चुनावी रणनीतिकार के, प्रशांत किशोर के जो फोन टेप हुए हैं, उसकी जांच उन्होंने एक रिटायर्ड जज, 2 रिटायर्ड जज की कमीशन गठित करके जांच का आदेश दे दिया है। वो जज एमबी लोकुर और जज ज्योतिर्मयी भट्टाचार्य की कमेटी गठित की है, कमीशन बनाया है, वो जांच करेंगे। अब बताइए, बंगाल का कमीशन, बंगाल राज्य सरकार कमीशन क्या राष्ट्रीय स्तर पर जांच करेगा, या जिसका संबंध विदेश से है, जिस मामले से संबंध जिसे कहा जा रहा है, तो क्या उसे जांच करने का उसको अधिकार है? नहीं है, ये कुछ नहीं होगा। इस जांच कोई मतलब नहीं निकलने वाला है और जांच वैध भी नहीं ठहराई जा सकती। ये हो गई बात। ममता बनर्जी का जो सपना है वो प्रधानमंत्री बनने का है। प्रधानमंत्री बने न बने, विपक्ष के सारे संगठन उनके पीछे खड़े होकर के उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार, उम्मीदवार घोषित कर दें, वो तैयारी करें, ऐसी उनकी इच्छा है। वैसे बंगाल में उनका मुख्यमंत्री पद खतरे में है, क्योंकि विधान परिषद वहां है नहीं, विधानसभा चुनाव जीती नहीं है, और 6 महीने में चुनाव होगा ऐसा लगता नहीं है। इससे उन्हें निश्चित रूप से 1-2 महीने में इस्तीफा दे करके राष्ट्रीय राजनीति में आना उनकी मजबूरी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। जो भी है, लेकिन आज वो जो कह रही हैं, करने जा रही हैं, सोच रही हैं, क्या सफल होगा? एक चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ख्वाब तो बहुत लोग देखे थे। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से जो लोग, ऐसे छोटे दल के लोग प्रधानमंत्री बने, क्या कभी कांग्रेस ने उन्हें चलने दिया? कांग्रेस के आशीर्वाद से जो भी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बना, क्या कभी कांग्रेस उन्हें चलने देगी? कभी नहीं चलने दिया। आप देख सकते हैं, क्या इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, ये चंद्रशेखर, ये सब कांग्रेस से सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे, क्या चलने पाए? कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने थे कुमार स्वामी, इनकी सरकार तो चलने ही नहीं दिया, वो रो रहे थे। एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं ये बना सकती कांग्रेस किसी अन्य को, गैर गांधी परिवार को, तो दूसरे को क्या, दूसरे किसी पार्टी को कैसे बढ़ावा देंगी? जबकि वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके अलग हुई पार्टी है, तो कैसे उसको झेल पाएंगी? शरद पवार भी अपनी कल्पना करते हैं प्रधानमंत्री बनने का, कांग्रेस को तोड़ करके शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाए। आज उनके पास महाराष्ट्र में 4 एमपी हैं लोकसभा के, 1 एमपी लक्षद्वीप का है, कुल 5 एमपी हैं। कल्पना वो भी पाले हुए हैं, उनकी उम्र बहुत है, उनके उम्र के हिसाब से भी उनके कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं वो राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता कहलाने वाले संजय राउत, जिन्हें ब्रह्मांड प्रवक्ता भी कहा जा रहा है आजकल, वो भी चाहते हैं शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन जाए। खैर, जिस उद्धव ठाकरे जी के जन्मदिन पर मुख्य प्रवक्ता संजय राउत का बयान बदली हो गया, अब तो उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री बनाने की ख्वाब वो भी देख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का उन्होंने अच्छा लालन पालन किया है मुख्यमंत्री रूप में, अगर देश को का लालन पालन का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा,
तो देश को भी बहुत सुचारू रूप से चलाएंगे, ऐसा संजय राउत का दावा है। ठीक है, दावा करना चाहिए, उद्धव ठाकरे में योग्यता है, एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। आज शिवसेना के पास महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी के सहयोग से उस समय चुनाव साथ में मिलकर लड़े थे, लेकिन आज उनके पास 18 एमपी हैं। शिवसेना के पास 18 एमपी हैं और महाराष्ट्र उनको कुल 3.3% वोट मिला हुआ है। देश के मतदाताओं का 3.3% वोट शिवसेना को मिला हुआ है। अर्थात जो भी है, एक गणित लगा लें कि कैसे कैसे विपक्ष को सपना देखना और सपना सफल होना कहीं कहीं दूर तक दिख रहा है। क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी की पार्टी उनको अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लेगी, कांग्रेस मान लेगी? संभव नहीं है। आज कांग्रेस के पास 52 एमपी हैं, राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। 9.6% वोट कांग्रेस को मिले हैं। उद्धव ठाकरे के पास 18 एमपी हैं, शिवसेना के पास 18 एमपी हैं, 3.3% वोट उनको मिले हैं। शरद पवार जी के पास 5 एमपी हैं, 4 महाराष्ट्र के, 1 बाहर के, उनको 0.39% वोट मिला है। अरविंद केजरीवाल भी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी सपना आता है प्रधानमंत्री बनने का उनके लोगों का, उनको 0% वोट है लोकसभा में, माने एक भी एमपी उनके पास लोकसभा में नहीं है। ममता बनर्जी के पास 22 एमपी हैं, 4.60% वोटर ने उनको वोट दिया है उनकी पार्टी को, तो वो प्रधानमंत्री बनने ख्वाब दिख रही। तो क्या 52 सांसद वाली कांग्रेस, 52 सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हो जाएगी? ये असंभव ही है। हो सकता है उनका ख्वाब हो, तो कांग्रेस तो सब उनके साथ आने से रही, भले मिलने जुलने पहले भी उन्होंने एक बार सारे विपक्षी इकट्ठा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, तीसरा मोर्चा ये बना सकती हैं, इसे एनडीए है, यूपीए है, एनडीए यूपीए के बाहर का एक और मोर्चा बन सकता है, वो तीसरे मोर्चे के नेता बन सकती हैं। उसमें कौन कौन आएगा पता नहीं। ये निश्चित है कि इनसे अधिक जनाधार उद्धव ठाकरे का देश भर में है। भले आज वो नमाजवादियों के साथ, आज वो नमाजवादी पार्टी कहलाने वाली, मुस्लिम परस्त पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो उनका सुर, उनका तेवर, उनके पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का जो तेवर रहा है, वो कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर राम भक्त, कट्टर हिंदू के रूप में रहा है। तो उनके पुत्र होने की वजह से इनको भी पूरा देश एक ठाकरे के बेटे के रूप में जानता है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने हैं तो और इनका नाम हुआ है। एक बार ये अगर कूदते हैं मैदान में, राम भक्त उद्धव ठाकरे कूदते हैं मैदान में, तो राम भक्त नरेंद्र मोदी का टक्कर दे भी सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको वोट कितना मिलेगा, इनका जनाधार क्या देश भर में इनकी पार्टी पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई है। यदि आश्चर्य रणनीति बनाए तो देश भर में संगठन को ले जा सकते हैं। जीत मिलना न मिलना अलग बात है, लेकिन विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में इनको देखा जाए तो एक बार चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी, जिनको न हिंदी बोलने आता है, जो मुंह में रसगुल्ला रखकर हिंदी बोलती हैं, आधे लोग समझते हैं, आधे नहीं समझते उनकी भाषा। अपने राज्य में बाहरी लोग जो आते हैं उनकी दुर्गति कर डालती हैं, नेताओं की दुर्गति कर डालती हैं। तो क्या बाहर जब जाएंगी तो इनका सत्कार उसी रूप में होगा जैसे इन्होंने दुर्गति किया है? बंगाल कभी, कलकत्ता कभी देश का सिरमौर होता था, आज वो भंगार हो गया है, कूड़ा करकट हो गया है, सारी इंडस्ट्री भाग गई हैं। इनके राज्य में तो और बर्बाद हुआ है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली वहाँ पार्टी, वहां एक भी उद्योग नहीं पनपने पा रहा, सब भाग गए हैं। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में पूरे देश का प्रतिनिधित्व है। बंगाल के भी करीब 90% लोग यहीं आकर रोजी पाए हुए हैं, रोटी कमा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव ठाकरे का देश भर में संबंध तो है ही है। शिवसेना के सर्वे सर्वा सुप्रीमो होने के नाते इनका रुतबा तो देश भर में किसी न किसी रूप में है ही है। इस तरह से ये अगर दावा करें चलेगा तो क्या ये उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी के पीछे खड़े होंगे? नहीं लग रहा, नहीं होंगे। शिवसैनिक भी तैयार नहीं होगा, शिवसेना कोई एमपी तैयार नहीं होगा। वो ठीक है, थर्ड फ्रंट बनाए, हो सकता है उद्धव ठाकरे देर सवेर अपने पुराने मित्र के पास पहुंच जाएं, लेकिन ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के साथ रहेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। एक चीज और, जो राज्य आज प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन कोरोना में कैसे निपट पाए? छोटा सा 2 करोड़ का राज्य, 2 करोड़ 25,000 लोग मारे गए कोरोना में। महाराष्ट्र तो कम से कम 12 करोड़ आबादी का राज्य है, यहाँ भी 1,27,000 लोग मरे हैं। बंगाल छोटा सा राज्य है, 10 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, दिल्ली से बड़ा है, वहाँ भी 18-20,000 लोग कोरोना से मर गए। तो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक लें तो देखें। खैर, ममता का प्रयास है, पर कितनी सफलता मिलेगी भगवान जाने और प्रभु रामचंद्र जी जाने। लेकिन निश्चित है कि विवाद तो छिड़ा है तो आगे बढ़ेगा, ये मुद्दा चर्चा में रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। नमस्कार।